वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो दोस्तों यहाँ पर रूही की बात की जा रही है जो अपने घर जा रही है, जिसके लिए वो टोटल 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कुछ तो ट्रेन से और कुछ बस से कवर करती है। तो सबसे पहले हमें कहा गया है शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train and the remaining by bus। तो यहां कहा गया है कि अगर रूही फर्स्ट 60 किलोमीटर तो ट्रेन से कवर करे और रिमेनिंग डिस्टेंस बस से। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? देखिए टोटल 300 है, 60 उसने कवर कर लिया है, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 300 माइनस 60, यानी कि 240 किलोमीटर अगर वो बस से कवर करे तो ऐसा करने में उसे टोटल 4 आवर्स लग जाती हैं अपने घर तक पहुंचने में। उसके बाद एक और बात भी कही गई है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस देन शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। तो दोस्तों यहां एक और केस है। देखिए यहां हमें कहा गया है कि अगर हुई फर्स्ट 100 किलोमीटर तो ट्रेन से कवर करे और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस, अब रिमेनिंग कितना रह जाएगा? देखिए टोटल 300 है, 100 कवर कर चुकी है रूही, तो रिमेनिंग रह जाएगा 300 माइनस 100, दैट इज 200 किलोमीटर अगर वो बाकी का बस से कवर करे तो ऐसा करने में उसे पहले से 10 मिनट्स ज्यादा लगते हैं। तो अब टाइम कितना हो जाएगा? टोटल 4 आवर्स 10 मिनट। तो अब हमसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो हमें यहां पर ट्रेन और बस की स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से कि यहां पर ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड को हम लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। चलिए सबसे पहले केस को अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना है? ट्रेन और बस की स्पीड, राइट। हमें हमारे केस में क्या क्या चीजें पता लग चुकी हैं। डिस्टेंस पता है कि ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया और बस से कितना किया। टाइम के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो देखिए हमें स्पीड निकालना है, डिस्टेंस और टाइम के बारे में कुछ पता है, तो इसके बीच में क्या कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, हमने फिजिक्स में एक फॉर्मूला स्टडी किया था ना स्पीड का, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए इसी फॉर्मूला को पिक करते हैं और सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ट्रेन की स्पीड। तो दोस्तों स्पीड ट्रेन की मैंने लेट की हुई है, दैट इज x इज इक्वल टू डिस्टेंस, ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया गया 60 डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट सोचेंगे कि यार टाइम तो 4 आवर्स है, बट नो माय फ्रेंड्स, टाइम, ये जो टाइम हमें गिवन है ये तो टोटल टाइम है कि ए से लेके सी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा। बट अभी के लिए तो मैं ए बी की बात कर रहा हूं ना कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो ट्रेन का ही डिस्टेंस मैंने लिया, तो टाइम भी ए से बी तक का ही हम कंसीडर करेंगे ना। बट मुझे ये तो नहीं पता ना कि ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा, तो मान लेते हैं कि टाइम लगा है t1, तो देखिए t1 मान लेते हैं। ऐसी दोस्तों आप बस की स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड है y इज इक्वल टू डिस्टेंस है बस से कितना कवर किया 240 डिवाइड बाय टाइम, हम मान लेते हैं कि b से c तक का टाइम लगा t2। चलिए स्पीड तो देखिए हमने फाइंड आउट कर ली, बट कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास नहीं आ रही। तो क्या कुछ और इंफॉर्मेशन है हमारे इस केस में? हाँ बिल्कुल, यहां पर टोटल टाइम तो मुझे पता है ना कि ए से लेके सी तक टोटल टाइम 4 आवर्स लगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं कि t1 प्लस t2 4 आवर्स है, बिकॉज ए से बी तक का टाइम t1 है, बी से सी तक का टाइम मैंने t2 माना है, तो टोटल टाइम ही तो 4 आवर्स है। सो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 4। अब t1 t2 की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी अभी मैंने दोनों जब स्पीड्स निकाली हैं तो यहाँ पर t1 t2 है, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को जरा देखें। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन आप t1 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगी 60 डिवाइड बाय x। सिमिलरली t2 की वैल्यू हो जाएगी 240 डिवाइड बाय y। तो चलिए इन दोनों t1 t2 की वैल्यू को अपने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। अरे वाह, यहाँ तो एक इक्वेशन बन गई, दैट इज 60 डिवाइड बाय x प्लस 240 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 4। सही है, अब इस इक्वेशन को साइड में रख लेते हैं, बिकॉज अभी तो देखिए x और y की वैल्यू नहीं निकल रही। केस 2 पर आते हैं। केस 2 में भी देखिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, हमें स्पीड निकालनी, तो वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर, क्या पता यहाँ से स्पीड एग्जैक्ट निकल आए। तो देखिए स्पीड मैंने लेट की हुई है x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, डिवाइड बाय टाइम हम यहाँ पर मान लेते हैं t1 कि a से लेके b तक का टाइम लगा है t1। और इसी तरीके से आप बस की स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तो मेरे पास नहीं आई, बट हाँ यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन भी तो गिवन थी ना। टोटल टाइम, यहाँ पर जो टोटल टाइम है पहले से 10 मिनट्स ज्यादा लगा, तो पहले 4 आवर्स था तभी तो मैंने यहाँ पर माना 4 आवर्स 10 मिनट। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, टोटल टाइम 4 आवर्स 10 मिनट है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 4 आवर्स 10 मिनट, बिकॉज a से b तक का टाइम t1, b से c तक का टाइम t2, दोनों का मिला के तो उसे 4 आवर्स 10 मिनट लगे ना। तो सही है, अब यहां पर भी मुझे t1 t2 की वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यूज आप अपने इन मेन एक्सप्रेशन जहां से आपने स्पीड निकाली है वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जैसे मैंने यहाँ पर t1 t2 की वैल्यू को निकाला और इसमें पुट किया, और यहाँ पर एक और इक्वेशन बन गई, दैट इज 100 डिवाइड बाय x प्लस 200 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 4 आवर्स
10 मिनट्स। सही है दोस्तों, दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को किसी तरीके से सॉल्व कर पाऊं तो मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। सही है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले देखिए, ये इक्वेशन तो बिल्कुल सही लग रही है, बट इस इक्वेशन को जरा देखा जाए तो राइट हैंड साइड में देखिए आवर्स भी है और मिनट्स भी है। तो ऐसा करते हैं, इसको पूरा आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 आवर्स 10 मिनट है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 4 आवर्स प्लस ये जो 10 मिनट्स हैं इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अब जैसे कि हमें जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो अब इस 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 को 60 से डिवाइड करेंगे। तो बस जब आप इस पूरे राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 6। तो सही है, दोनों केसेस से हमारे पास इक्वेशंस तो आ गई। अब हम इन इक्वेशंस को किसी तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि x और y की वैल्यू आ जाए। आइए इन दोनों इक्वेशंस को एक बार साइड में लिख लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? स्टूडेंट्स, अब तक हम इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो हमेशा लीनियर इक्वेशंस होती थी और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी, दैट इज ax + by + c = 0। यही तो होती है एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ऐसी फॉर्म में हमारी गिवन इक्वेशन है तो हाँ, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। बहुत सारे मेथड हमने स्टडी किए हैं, बट अगर आप कंपेयर करके देखेंगे कि अभी आपकी जो ये गिवन इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में तो नहीं है। देखिए लीनियर इक्वेशन में कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, बट गिवन इक्वेशन में फ्रैक्शन अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको अपनी गिवन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस या फिर में कन्वर्ट करना होगा, और ये काम तो हम बहुत बार कर चुके हैं। बहुत ईजी है, देखिए कैसे। स्टूडेंट्स, ये जो 60 डिवाइड बाय x है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 × 1/x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये चीज मैं सबके साथ कर सकता हूं। अब ऐसा करते देखिए हमारी गिवन इक्वेशन में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं आया, बट अगर मैं यहां पर 1/x को p लेट कर लूं, देखिए मैं p लेट कर रहा हूं, आप कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं। तो अगर मैं 1/x को p और 1/y को q लेट कर लूं और इन वैल्यूज को जरा पुट करके देखूं तो देखिए क्या बनेगा, 60p + 240q = 4, और सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 100p + 200q = 25 डिवाइड बाय 6। देखा दोस्तों, ऐसा करते ही जो लेफ्ट हैंड साइड में फ्रैक्शन हमें जो डिस्टर्ब कर रही थी वो चली गई। अब फ्रैक्शन तो यहां पर नहीं है। अब क्या ये गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, इसे दोबारा कंपेयर कर लेते हैं। बट जरा रुकिए, कंपैरिजन करने से पहले जो सेकंड इक्वेशन है ना इसे थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे, राइट हैंड साइड में 25 डिवाइड बाय 6 है ना, जरा ये जो डिनोमिनेटर में 6 है इसे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो 6 जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 600p + 1200q = 25। सही है, ये इक्वेशन भी सिंपलीफाई हो चुकी है। अब आइए स्टैंडर्ड इक्वेशन से दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, हम जैसे कि जानते हैं, ax + by + c = 0। बट इस इक्वेशन में हमें क्या चीजें देखनी होती हैं, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में दो टर्म्स तो ऐसी होती है जिसके साथ वेरिएबल होता है, जो कि होता है x और y। उसके बाद एक कांस्टेंट भी होता है लेफ्ट हैंड साइड में, जिसे मैं c लेटर से शो कर रहा हूं, और उसके बाद राइट हैंड साइड में 0। अब ये चीज अगर गिवन इक्वेशन में आ चुकी है तो हम कह देंगे कि हमारी गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। आइए देखते हैं। पहली दो टर्म्स दोनों में ऐसी हैं जिसके साथ कुछ वेरिएबल है, P एंड Q। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि यार स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो वेरिएबल x और y है, यहाँ P और Q है, क्या ये कुछ गलत है? नहीं दोस्तों, वेरिएबल को तो हम किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल तो है ना, सही है। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा, जिसे मैं अपने स्टैंडर्ड में C लेटर से शो कर रहा हूं। अब दोस्तों कांस्टेंट ना भी हो तो भी चलेगा, बट राइट हैंड साइड में 0 होना मस्ट है। बट अभी के लिए हमारे गिवन इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 4 और 25 है इसे आप ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड पर। अब ऐसा करती आपकी गिवन इक्वेशन देखिए बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। पहली दो टर्म्स के साथ तो वेरिएबल है, उसके बाद देखिए कांस्टेंट भी ऑटोमेटिकली आ गया, 4 एंड 25 एंड लेफ्ट हैंड साइड में 0। सही है दोस्तों, तो अब आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ चुकी है, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल को तो हम अवॉइड ही करेंगे बिकॉज इसमें ग्राफ की नीड होती है और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। चलिए अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं। इस मेथड के भी 3 टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम इन तीनों मेथड्स में से एक ऐसा मेथड सिलेक्ट करेंगे जो जल्दी से ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर दे, बिकॉज हमें हमारे एग्जाम्स में टाइम सेव करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा मेथड फास्ट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें, इस मेथड में हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है। देखिए कैसे, ये फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, लेट्स से p की, फिर उसे सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर उसे सॉल्व करूंगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है। आगे चलते हैं, छोड़ते हैं इसको। एलिमिनेशन मेथड, ये एक ऐसा मेथड है दोस्तों जिसमें हम हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल की टर्म हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं, बिकॉज तभी उसे एलिमिनेट किया जा सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं, ये जो दो इक्वेशंस हैं, तो हम लेट से मान लेते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन में p को एलिमिनेट करना चाहते हैं। आप q को भी कर सकते हैं, मैं अभी के लिए p को करना चाहता हूं। तो अब मुझे ये देखना होगा कि ये जो p वेरिएबल की टर्म है क्या दोनों इक्वेशन में सेम है या नहीं। फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो p वेरिएबल की टर्म है 60p, सेकंड इक्वेशन में 600p, तो देखिए सेम तो नहीं है। तो कैसे सेम बनाया जाए,
देखिए 600 को 60 बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, बट 60 को 600 बनाना बहुत ही आसान है। कैसे? अगर मैं हमारी इस फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 600 ही तो बनेगा। तो एक छोटा सा स्टेप ही तो करना है, उसके बाद तो एलिमिनेशन कर ही देंगे। तो फिर चलिए इसी मेथड का यूज कर लेते हैं। आइए इन दोनों इक्वेशन को साइड में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन में ही चेंजेस आएंगे, जो कि हो जाएगा 600p प्लस 2400q माइनस 40 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन तो बिल्कुल एज इट इज रहेगी, बिकॉज इसको तो हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। और जरा देखिए यहाँ पर जो p वेरिएबल वाली टर्म है अब दोनों इक्वेशन में सेम हो चुकी है, तो बस अब हमें तो एलिमिनेशन करनी है। कैसे करेंगे? अगर दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो 600p और 600p ऐड होकर 1200p बन जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो एलिमिनेट नहीं हो रहे, ये तो ऐड होकर एक और नंबर बना रहे हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन की तो सेकंड इक्वेशन के आगे एक नेगेटिव साइन आया, जिस नेगेटिव साइन ने सेकंड इक्वेशन के अंदर आने वाली हर एक टर्म के साइन चेंज कर दिए। तो चलिए अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। 600p माइनस 600p, हाँ बिल्कुल कैंसल आउट हो चुके हैं। उसके बाद 2400q माइनस 1200q, ये हो जाएगा 1200q। और उसके बाद माइनस 40 प्लस 25, जो कि हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सही है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम q की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, जो कि है 1200q माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और q की वैल्यू हो जाएगी 15 डिवाइड बाई 1200। और जब आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 80। तो सही है, q की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे p की वैल्यू भी चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी इस q की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मैं अपनी इस q की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने यहां पर q की वैल्यू को पुट किया तो p की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 डिवाइड बाई 60। सही है, तो हमने हमारी इस इक्वेशन को सॉल्व करके p और q की वैल्यू तो निकाल ली, बट हमें क्या p और q की वैल्यू चाहिए थी। आइए अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पर चलते हैं। तो वो थी ना हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो हमने हमारी सिचुएशन को स्टडी करके बनाई थी। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना था, तभी तो मुझे x और y की वैल्यू मिलती, यानी कि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए थी। बट अभी के लिए तो मेरे पास p और q की वैल्यू आई है, तो x और y की वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो देखिए मुझे p और q की वैल्यू पता है, x और y की वैल्यू चाहिए। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ लेट भी तो किया था ना यहाँ पर कि 1/x को मैं p लेट कर रहा हूँ और 1/y को q। तो मतलब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। आइए दोनों को पिक करते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन 1/x इज इक्वल टू p, p की वैल्यू यहां पर 1/60 है। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल कर दूं तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। सिमिलरली जब आप सेकंड इक्वेशन में q की वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि है 1 डिवाइड बाई 80, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 80। तो x और y की वैल्यू तो आ गई, बट यहां से हमें क्या पता लगा? मैंने लेट किया हुआ था ना कुछ कि जो स्पीड है ट्रेन की वो है x किलोमीटर पर आवर, और x की स्पीड हमारे पास आ चुकी है 60। तो यहां से पता लगा कि रूही जिस ट्रेन से ट्रेवल कर रही है उस ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली सेकंड मैंने लेट किया था कि बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है और y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 80। इट मींस रूही जिस बस से ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और यही दोस्तों हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज 3.7 को शुरू करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।